तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आखिरी एग्जाम पर। जैसा कि दोस्तों इसका नाम आखिरी एग्जाम क्यों रखा गया, अभी 2 दिन पहले ही हमारी एक इंट्रो वीडियो आई थी, आप सभी लोगों ने देखी होगी। और आपने मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स के पास वो पहुँची है। तो दोस्तों वहाँ आप सबके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि इस चैनल का नाम आखिरी एग्जाम क्यों रखा गया? तो साथियों आखिरी एग्जाम इस चैनल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हम यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। क्योंकि इस समय परीक्षाओं का जो स्तर है, जो पैटर्न है, वो कहीं न कहीं ऐसा पूछा जा रहा है कि बहुत सारे प्रयासों के बाद भी जो है आप लोगों को सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराएँ, जिससे कि आप जो भी एग्ज़ाम दो, वो आपका आखिरी एग्ज़ाम हो और उस एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन हो जाए। साथियों, इसी उम्मीद के साथ और इसी एक हौसले के साथ हम आज अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को जैसे इंट्रो वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे बारे में मेरा परिचय दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको अपना परिचय देता हूँ कि मेरा नाम जो है राजेंद्र है और मैं आप सबको जो है हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण ये दोनों आपको पढ़ाऊँगा। तो आज से जो है हम अपनी पहली क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी व्याकरण की। क्योंकि कोई भी भाषा हो, चाहे जो भी भाषा होती है, हम उस पर जो है सबसे पहली पकड़ अपनी व्याकरण में बनाते हैं, उसके बाद हम उस भाषा में जो है साहित्य लिखते हैं। तो साथियों, कहीं न कहीं हमें ये ऐसा लगा कि क्यों ना हम पहले व्याकरण पढ़ें, क्योंकि बिना व्याकरण के आप कहीं न कहीं साहित्य में जब जाएँगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी, बहुत सारे ऐसे कॉमा रहेंगे, बहुत सारे ऐसे अलंकार रहेंगे, रस रहेंगे, छंद रहेंगे या कैसे शब्द बनते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नए शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कहीं न कहीं जो है आपको यहाँ पहले आप जानते रहेंगे, अपने व्याकरण की वीडियो में देखे रहेंगे, हम लोग समझेंगे, उसके बाद जो है हम साहित्य पढ़ेंगे। साथियों, इन्हीं सब उम्मीदों के साथ आज हम अपनी पहली वीडियो हिंदी व्याकरण शुरू करते हैं। साथियों, चैनल का नाम आखिरी एग्ज़ाम है और मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि आखिरी एग्ज़ाम क्यों रखा गया। तो आज से हम अपनी आज पहली वीडियो शुरू करते हैं व्याकरण। साथियों, चूँकि हमने आपसे पहले ही कहा कि हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी बोली होती है, चाहे जो भी बोली हो, जब वो साहित्य का रूप धीरे-धीरे उस बोली में कोई भी रचना होती है और रचना के बाद फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहीं न कहीं हमें वैज्ञानिकता के आधार पर जो है उस भाषा को देखा जाए। तो साथियों, आज जो है हम शुरू करते हैं आज का पहला अपना टॉपिक व्याकरण, ठीक है? आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है व्याकरण। और ये व्याकरण जो है हिंदी व्याकरण की बात होती है। तो ये किसी भी भाषा के व्याकरण में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है? वर्ण। तो हम भी यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से फिर क्या होता है? वाक्यों का निर्माण होता है। और वाक्यों के बाद जो है तब जो है जब हम कई वाक्यों को जोड़ते हैं तब जो है कहीं न कहीं एक भाषा का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके जो है पहले टॉपिक वर्ण विचार वर्ण विचार पर आज हम जो है देखते हैं, पढ़ेंगे आज वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले आता है भाषा, ठीक है? और भाषा में हम लोग देखते हैं कि वास्तव में भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई और भाषा का अर्थ क्या होगा, ये सब सारी चीजें अभी हम देखेंगे। और भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा के रूप क्या होते हैं, भाषा के भेद क्या होते हैं और भाषा के अंग क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इन टॉपिकों पर चर्चा करने के बाद अगले वीडियो में हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है आपको एक-एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उस टॉपिक की जो है कोशिश ये रहेगी कि बेहतर से बेहतर जो है आप लोगों को प्रश्न और उत्तर भी उपलब्ध कराएँ। ठीक है? चलते हैं साथियों, फिर हम आज भाषा से शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं कि वास्तव में भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा की व्युत्पत्ति जो है, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा का वास्तव में अगर शाब्दिक अर्थ में देखा जाए, तो इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। जैसे हम किसी से कुछ भी कहते हैं, ठीक है? कि मान लीजिए हम कई रूपों में कह सकते हैं, कभी-कभी तो हम लिखित रूप में कहते हैं, कभी-कभी हम मौखिक रूप में कहते हैं। तो
और कभी-कभी हम सांकेतिक रूप में भी कहते हैं, ठीक है? किसी से किसी भी माध्यम से द्वारा किसी अपने विचारों को दूसरे विचारों तक पहुँचाना क्या होता है? भाषा, ठीक है? यहाँ बोलना या कहना, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं भाषा की वास्तविक परिभाषा क्या होती है, जो हम शब्दों में, जो वाक्यों में समझते हैं कि वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचार दूसरों तक पहुँचाता है तथा दूसरों के विचारों को समझ सकता है, उस माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा, ठीक है? अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि माध्यम कोई भी हो, लेकिन हम अपना विचार अगर दूसरे के पास पहुँचा रहे हैं, तो वो जो है भाषा होता है। चलते हैं अब आगे देखते हैं कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो वास्तव में भाषा के 2 रूप होते हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित, ठीक है? और जो है हमने एक अभी तीसरे रूप का ज़िक्र किया था सांकेतिक भाषा को, लेकिन इसे भाषा के रूप में नहीं रखा जाएगा। इसका कारण भी हम आपको बताएँगे क्योंकि चलिए पहले हम देखते हैं मौखिक भाषा, ठीक है? मौखिक भाषा जिसे बोलकर प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा, "आप क्या कर रहे हैं?" तो आप बताएँगे कि हम इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है? हमारे विचारों का आदान-प्रदान हुआ, हमारे मन में एक संशय था कि आप क्या कर रहे हैं? जैसे आप लोग अभी हम सामने से किसी को देख रहे हैं तो हम तो जान सकते हैं कि वो पढ़ रहा है, लेकिन अब मान लीजिए हम आजकल फ़ोन का समय है और हम किसी को फ़ोन किए कि हाँ, भैया आप क्या कर रहे हैं? तो वो जो कर रहा होगा वो चीज़ें बताएगा। तो कहीं न कहीं हम जो है मौखिक रूप से उससे जो है ये चीज़ें समझते हैं। उसके बाद फिर लिखित रूप से, कभी-कभी देखो कुछ चीज़ें हम नहीं कह सकते, किसी से कुछ चीज़ें हम नहीं कह पाते, ठीक है? या फिर आप लोगों की जैसे परीक्षा होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर एक साथ परीक्षा में लाखों विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो हम सबसे जो है सबकी मौखिक परीक्षा ले सकें। वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम होता है आपका ठीक है, आपकी परीक्षा होती है, तो वो जो है एक लिखित रूप में होती है, लिखित भाषा में, ठीक है? वहाँ आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो लिखित भाषा में पूछे जाते हैं। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसा समय आता है जब हम कुछ कह नहीं पाते और हम लिख कर के उन चीज़ों को आसान तरीके से किसी को बताना होता है तो बता देते हैं। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है इंस्टाग्राम का ज़माना है, इस समय जो समय चल रहा है। आप लोग बिना व्हाट्सएप, टेलीग्राम बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारी ऐसे संसाधन हैं जहाँ पर आप अपने अपनी बातों को लिख कर के दूसरे के पास भेज देते हैं। तो इस समय तो ये भाषा का एक लिखित भाषा, ठीक है? वो भाषा लिखित भाषा में आएगी। उसके बाद देखते हैं सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में नहीं रखा जाएगा। देखिए क्यों? इसका कारण है कि भाषा बोलने व सुनने से बनी भाषा नहीं मानी जाती, ठीक है? सांकेतिक भाषा क्या है? ना तो ये बोली जाती है और ना ये सुनी जाती है। सिर्फ़ ये हम संकेतों के माध्यम से समझ सकते हैं, इसलिए जो है हम इसको भाषा के अंतर्गत नहीं रखेंगे, ठीक है? चलिए हम आगे देखते हैं कि भाषा के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है मातृभाषा। आपने जहाँ पर जन्म लिया, जो भाषा आप बचपन से सीखते बोलते आए हैं, जिसका एक व्याकरण है, उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। उसके बाद आता है राष्ट्रभाषा। जिस राष्ट्र में आप रह रहे हो, उसको उस राष्ट्र में जो भाषा बहुतायत लोग बोल रहे हों या फिर उस देश के संविधान में जो है राष्ट्रभाषा के रूप में उसका ज़िक्र हो, तो हम उसको राष्ट्रभाषा की संज्ञा देते हैं। और राजभाषा, हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारे पास अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी गर्व होना चाहिए कि हमारे पास हमारी एक राजभाषा है और वो है हिंदी, ठीक है? राजभाषा का मतलब होता है कि जितने भी उस देश के जितने भी प्रशासनिक कार्य होंगे, वो जो है उस भाषा में कुछ तो स्थानीय भाषा रहेंगी, जैसे अब मान के चलिए आप कर्नाटक में चले जाइए या फिर साउथ में किसी भी राज्य में चले जाइए, वहाँ की एक उनकी प्रादेशिक भाषा होगी और एक जो है ऐसी भाषा होगी जो लगभग जो है अधिकांश लोग समझते होंगे, चाहे वो उत्तरी भारत से कोई दक्षिणी भारत जाए, क्योंकि हिंदी हिंदी का भी वहाँ पर एक जैसे रहेगा, वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज तो रहेगी, एक स्थानीय भाषा तो रहेगी, उसके साथ-साथ कहीं न कहीं जो है एक ऐसी भाषा रहेगी जो दूसरे देश के दूसरे कोने से आने वाला व्यक्ति भी समझ सके। तो इस समय राजभाषा जो है, राजभाषा का दर्जा जो है हिंदी को प्राप्त हुआ है। और एक होती है प्रचलित भाषा, ठीक है? प्रचलित भाषा इन सबको विस्तृत व्याख्या हम अगले वीडियो में इसी वीडियो में करेंगे अगली स्लाइड पर, ठीक है? उसके बाद है मृत भाषा, जो भाषा मर चुकी हो, पहले बोली जा रही हो और लेकिन इस समय वर्तमान में उसका प्रचलन ना हो, तो वो मृत भाषा हो जाती है। उसके बाद कूट भाषा, इस भाषा का प्रयोग तो समझ लीजिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध में
भरपूर मात्रा में हुआ। आज भी जो है इस भाषा का प्रयोग कहीं न कहीं हम देखते हैं कि कुछ हमारी ऐसी एजेंसियाँ होती हैं, खुफिया एजेंसियाँ, जो अपने सारे मैसेजेस कोडिंग में भेजते हैं, बिल्कुल। उसको कहा जाता है कूट भाषा, ठीक है? और उसके बाद आती है एक आधार भाषा, आधेय भाषा और फिर सांकेतिक भाषा। साथियों उसके बाद सांकेतिक भाषा के बाद बात होती है विभाषा की, संपर्क भाषा की, जिससे हम दो मतलब एक ही जगह के लोग आपस में संपर्क करते हैं या फिर कोई दो व्यक्ति आपस में संपर्क करते हैं। उसके बाद आती है विभाषा, यानी कि बोली। ठीक है, बोली लगभग जो है आप लोगों ने कहीं ना कहीं सभी लोग परिचित होते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ भी है भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुरी बोली बोली जाती है, हमारे यहाँ अवधी बोली बोली जाती है, हमारे यहाँ तो खड़ी हिंदी है ना। ऐसे हम जो है इनका जिक्र सुनने को मिलता है हमें। उसके बाद आती है एक उपभाषा, उसके बाद फिर प्रादेशिक भाषा और साहित्यिक भाषा, इन सब पर चर्चा हम कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मातृभाषा क्या होती है। ठीक है, मातृभाषा बच्चे के सामाजिक विकास के लिए मातृभाषा का विशेष महत्व होता है। ठीक है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है और जैसे अभी हम लोगों के यहाँ कोई जन्म ले और हम लोग मान लीजिए खड़ी बोली क्षेत्र के हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो वो हमारे परिवेश में जो चीजें सीख रहा है, जो भाषा सीख रहा है, वो उसी को आगे चल करके बोलेगा। आज जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों, उत्तर प्रदेश के दोनों भूभागों के जो है एक 10 साल के बच्चे को लेकर आइए, दोनों की भाषाओं में फर्क होगा। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है, तो वो लोग जो है वहाँ का बच्चा खड़ी बोली बोलेगा। लेकिन अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम जाते हैं तो वो भोजपुरी, अवधी, इन सब जो है भाषाओं को आप ग्रहण किए रहेगा शुरू से ही, बचपन से ही, तो वो जो है इन भाषाओं को बोलेगा। जैसे अब आगे चल के हम जब चर्चा करेंगे भाषा के विभिन्न अगर जब हिंदी की चर्चा करेंगे, हिंदी भाषा की और हिंदी में बोलियों की, तो सारी चीज़ें हम वहाँ पर क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि शारीरिक विकास के लिए भोजन। ठीक है, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे के मानसिक विकास को हम देखते हैं कि अब मान लीजिए कोई बच्चा है, अब वो अमेरिका में है, ठीक है, तो वो बचपन से ही उसको संस्कृत, सॉरी माफी चाहते हैं, वहां पर जो है अमेरिका में है वो बच्चा, तो उसको जो है अंग्रेजी अंग्रेजी बोलना एकदम बचपन से ही शुरू हो जाएगा और कहीं और हम वो हिंदी पढ़ने में जो है उसमें असमर्थता रहेगी। और हम यहाँ पर देखते हैं अपने यहाँ भारत में, तो अगर वो जो है हिंदी भाषी क्षेत्र का है तो वो जो है अगर हिंदी पढ़ रहा है और हिंदी की मतलब शुरू से ही हिंदी की शुरुआत करता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अधिकांशता जो है भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र है। और हम एक उदाहरण मान लेते हैं कि हिंदी क्षेत्र में वो बच्चा पैदा हुआ है तो हिंदी बोलेगा और कहीं ना कहीं उसको अंग्रेजी समझने में समस्या होगी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि उसके मानसिक विकास के लिए, ठीक है, उसका मानसिक विकास उस भाषा में, इसीलिए हमारे यहाँ किताबें जो हिंदी भाषा के क्षेत्र जितने भी राज्य हैं, वो चाहे आप कन्नड़ की बात कर लें तो कर्नाटक में, नहीं तमिलनाडु में तमिल की बात कर लें, वहाँ की जो शुरुआती दौर की किताबें होती हैं वो वहाँ की भाषा में ही होती हैं, इसलिए उसका मानसिक विकास उसी भाषा में हो पाता है, क्योंकि वही चीज़ें वो घर पे सीखता है, वही चीज़ें जाके वो अपनी किताबों में सीखेगा उसी भाषा में, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से महात्मा गांधी जी ने वही बात क्लियर की है कि जितना शारीरिक विकास के लिए भोजन की जरूरत होती है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्र भाषा के बिना जो है क्या होता है, राष्ट्र गूंगा गूंगा होता है। इस बात को जो है हम लोग समझते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं। जिस भाषा को किसी राष्ट्र की अधिकांश जनता बोलती, समझती और लिखती हो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग ही नहीं है। हमारे यहाँ भी केवल राजभाषा बन पाई है और ये समस्या अब कब तक बनी रहेगी इसका भी कुछ पता नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं राजभाषा। राजभाषा यानी कि प्रशासनिक भाषा, प्रशासन का कार्य जिस भाषा में संपन्न होता है, प्रशासन की
जो है हर एक कार्य, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे बड़ा, जिस भाषा में संपन्न होता है, जिस भाषा में जो है हम लोग जाके कोर्ट कचहरी की भाषा हो, चाहे वो मंत्रालय की भाषा हो, चाहे जहाँ की भाषा हो, प्रशासन, जहाँ तक आपका प्रशासन है वहाँ तक की जो है जो भी कार्य होता है, भारत में राजभाषा का जो है संचार है, राष्ट्रभाषा अभी तक हमारे पास नहीं है। तो प्रशासनिक भाषा एक तरह से इसको कह सकते हैं। संविधान द्वारा जिस भाषा को राजकार्य प्रशासनिक कार्य की भाषा घोषित किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। साथियों, तो यहाँ पर जो है ये जितनी भी स्लाइड चल रही है, जितने भी आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल का भी नाम आप आखिरी एग्जाम और उसका जो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। तो वहां पर जो है आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी। उसे राजघोषित किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा की संख्या एक से अधिक हो सकती है। जैसे वर्तमान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आठवीं अनुसूची 8वीं में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जो है इसका जिक्र है। और आगे चलते हैं। प्रचलित भाषा क्या होती है? जो अपने उद्भव काल से लेकर अब तक प्रचलन में है उसे जो है प्रचलित भाषा कहते हैं। जैसे आज ही जो है संस्कृत जो है भारत की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। और संस्कृत, तमिल, ये सारी भाषाएं क्या होती हैं? यहाँ पर हम तमिल भी लिख सकते हैं। और ये जो है ये भाषाएं, ऐसी और कई भाषाएं हैं जो मतलब जब से चली थी आज तक वैसे ही बिल्कुल चलती आ रही है। उद्भव से लेकर के अब तक प्रचलन में है, उसे प्रचलित भाषा कहते हैं। जैसे संस्कृत, कहीं ना कहीं हमारी हिंदी में भी संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं। और आज भी हम लोग हिंदी के साथ संस्कृत की अनिवार्यता रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो है हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके हिंदी में मिलने के साथ साथ हिंदी उसकी पूर्ति जो है संस्कृत भाषा में होती है। ये है मृत भाषा, ठीक है। ऐसी भाषा जो, यहाँ पर ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है, कोई बात नहीं, फिलहाल माफी चाहते हैं उसके लिए। मृत भाषा क्या होती है? वह भाषा जो प्रचलन में थी किंतु अब प्रचलन में नहीं है। जैसे पाली, आज संस्कृत तो कहीं ना कहीं हमें मिल जाती है, लेकिन पाली अब प्रचलन में नहीं रही है। जैसे और प्राकृत, क्योंकि इन सब का जो है परिवर्तन होता है, लेकिन संस्कृत अपनी गरिमा को, अपनी स्थिति को बनाए रखी। लेकिन पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट, फिर जो है ये है प्राकृत। उसके बाद फिर जो है हम देखते हैं स्थानीय भाषा, ठीक है। स्थानीय क्षेत्रीय प्रादेशिक भाषा क्या होती है? वह भाषा जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो उसे स्थानीय भाषा कहते हैं। जैसे अगर हम तमिलनाडु में चले जाएं, अगर असम में चले जाएं तो असमिया वहां बोली जाती है। बंगाल में चला जाए तो बंगाल में चले जाए तो वहां बंगाली बोली जाती है, ठीक है। और कर्नाटक में चले जाए तो कन्नड़, तमिल में चले जाए तो तमिलनाडु में तमिल, ठीक है। इस तरह से जो है जो भाषा किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो उसे स्थानीय भाषा कहते हैं। आगे चलते हैं। कूट भाषा, यानी कि कोड भाषा क्या होता है? सैनिक या गुप्तचर द्वारा प्रयोग किया जाता है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो खुफिया एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है, या सैनिकों के द्वारा जो उनके भाषा में जो भी इसको प्रयोग किया जाता है, कोड भाषा जो भी बोली होती है, वह भाषा, इसकी परिभाषा देखते हैं, वह भाषा जिसमें शब्दों या वाक्य को कूट या कोड प्रदान कर दिया जाता है, जिसे संबंधित व्यक्ति का ज्ञाता ही समझ सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? कूट भाषा कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं सांकेतिक भाषा, यानी कि संकेत और एक, यानी कि दो भाषाओं से मिलकर बना है, ठीक है। संकेत और एक, यानी कि हम किसी को संकेत से जो चीजें बताते हैं उसको क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा, ठीक है। जैसे अब इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है कि वह भाषा जिसमें इशारों के माध्यम से बातचीत की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सी स्थितियां आती हैं, कहीं ना कहीं हम न लिखित रूप से और न जो है मौखिक रूप से कुछ कहने में सक्षम होते हैं, वहां हम इशारों से ही बात कर लेते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग जो है
इशारों से भी वो हमको इशारा किए, है ना, कि आप जो है इनसे ये बात कह दीजिए, ठीक है। तो वहां पर हम देखते हैं क्या कि सांकेतिक भाषा का हम प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद देखते हैं भाषा विज्ञान में इसे भाषा नहीं माना गया है। भाषा विज्ञान ने इसको भाषा होने को जो है स्वीकार करने के लिए बिल्कुल नकार दिया है और इसका प्रयोग केवल मूक एवं बाधित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। समाज में ऐसे बहुत से उनको विकलांग हम लोग कहते हैं, लेकिन विकलांग वास्तव में नहीं होते, वो लोग बहादुर होते हैं कि वो जो है इन सब परिस्थितियों को लेकर के समाज शारीरिक विषमताओं को लेकर के भी समाज में जो है एक बेहतर प्रयास करते हैं कि समाज को जो है समाज को समझ सके और समाज में रह करके एक व्यवस्थित शांति बनाए रखें। तो हम उनको बहादुर की संज्ञा देते हैं और उनकी इस भाषा को हम लोग सांकेतिक भाषा के रूप में जानते हैं। उसके बाद देखते हैं आधार भाषा क्या होती है। वह भाषा जो अन्य भाषा को जन्म देती है उसे आधार भाषा कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे वैदिक संस्कृति इससे जन्म हुआ लौकिक संस्कृति का, लौकिक संस्कृति से जन्म हुआ पाली का, और पाली से जन्म हुआ प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश से अपभट्ट का, और फिर और से हिंदी का, और निरंतर विकृति आज तक चली आ रही है। इस भाषा में हम अपनी इस जो है टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ये हिंदी में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद आती है आधेय भाषा। आधेय भाषा क्या होती है मित्रों? वह भाषा जो किसी अन्य भाषा की विकसित होने से बनती है, वह आधेय भाषा कहलाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अवहट्ट, ठीक है, अपभ्रंश से विकास हुआ अवहट्ट का, और अवहट्ट, ठीक है, अवहट्ट से विकास हुआ हिंदी का, यानी कि अवहट्ट किसका आधार है? हिंदी का, ठीक है, और इसको हिंदी को कहेंगे आधेय, यानी कि हिंदी अवहट्ट की आधेय है और हिंदी का आधार अवहट्ट को माना जा सकता है, और का आधार अपभ्रंश को, और अपभ्रंश का प्राकृत को, प्राकृत का पाली को, और पाली का आधार क्या है? लौकिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति का आधार वैदिक संस्कृति। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं संपर्क भाषा क्या होता है। तो वह भाषा जो दो भिन्न भाषाभाषी बोलने वाले व्यक्तियों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करती है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आज विश्व की एकमात्र संपर्क भाषा अंग्रेजी। अब मान लीजिए कोई अमेरिका में रहता हो, या फिर चीन में रहता हो, या भारत में मान लीजिए कोई व्यक्ति जाए और तीनों लोग एक जगह बैठे रहे, तो चीन वाला तो अपनी चीनी भाषा में बोलेगा, तो कुछ नहीं समझ पाएंगे हम लोग, और अमेरिका वाला अपनी अंग्रेजी में बोलेगा, और हम भारत वाले अपनी हिंदी में बोलेंगे, कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए एक संपर्क भाषा हमारे पास है। विश्व की एकमात्र संपर्क भाषा क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी बोलेंगे तो हो सकता है इस अगर चाइना वाला व्यक्ति है तो अंग्रेजी समझने में सक्षम रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसे ये सिखाया जाएगा कि बाहर हम बोलने के लिए इसी भाषा का प्रयोग करेंगे, हमारी स्थानीय भाषा वहाँ नहीं बोली जाएगी, उससे हम वहाँ पर नहीं समझ सकते। और भारत वाले व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं हिंदी के साथ साथ यहाँ की जो भी स्थानीय जिस मातृभाषा जो भी उसकी हो, उसके साथ साथ अंग्रेजी भी सिखाई जाएगी, क्योंकि वो जब अपने देश से बाहर जाएगा तो उसकी उसको जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगी संपर्क भाषा। उसके बाद मानक भाषा। वास्तव में मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है, किसी भाषा का वह रूप जो सभी को मान्य हो, वह भाषा जिसका व्याकरण एक रूप स्थिर हो जाए, जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्य एवं साहित्य में बहुतायत हो, उसे मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है, हिंदी की बोलियों में खड़ी बोली ने मानक भाषा का रूप ग्रहण कर लिया है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, हम अपना टॉपिक जिस भाषा में पढ़ रहे हैं वो खड़ी बोली ही है। ठीक है, अवधि नहीं है, ना कि भोजपुरी है, और हम लोग कहीं न कहीं आज खड़ी बोली को भी जो है हिंदी के रूप में समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, फिर आगे चलते हैं, विभाषा क्या होती है। दो अलग अलग भाषा परिवारों की भाषाएं आपस में विभाषाएं कहलाती हैं। इनका शब्द भंडार एक दूसरे से पूर्णतया अलग होता है। उदाहरण के लिए हिंदी एवं कन्नड़। ठीक है, हिंदी और कन्नड़, और हम पंजाबी को ले लेते हैं।
ठीक है। पंजाबी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी वालों की समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे, और कन्नड़ के शब्द जो है पंजाब वालों के समझ में नहीं आएंगे अगर वो दो भाषाओं को न जानता हो तो। और हिंदी, आप जो है हिंदी चले जाइए साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में तो कहीं ना कहीं हिंदी जानने वाले अब तो काफ़ी, हिंदी का जब से बहुत प्रयास हुआ तो हिंदी जो है कहीं ना कहीं देश के कोने कोने तक बहुत अच्छे से विकसित हुई। देश के कोने कोने तक नहीं, पूरे विश्व में आज हिंदी का एक डंका बज रहा है, और हिंदी लोग सीखने के लिए भारत आ भी रहे हैं, बहुत से लोग सिखाने के लिए बाहर जा भी रहे हैं। तो आज हिंदी की जो है यही स्थिति है कि वो जो है धीरे धीरे एक परिनिष्ठित बोली बन चुकी है। और देखेंगे भी भाषा यही होती है कि हिंदी अलग अपनी अपने राग में बह रही है और कन्नड़ अलग, पंजाबी अलग, लेकिन इनका शब्द भंडारण भी बिल्कुल अलग है। उसके बाद देखते हैं सहज भाषाएं। ठीक है, सहज भाषाएं क्या होती हैं? सह भाषाएं, माफी चाहते हैं, सह भाषाएं एक ही भाषा परिवार की भाषाएं आपस में सह भाषाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक ही भाषा परिवार की भाषाएं आपस में सह भाषा कहलाती हैं। इनका इनका शब्द भंडार व वाक्य रचना लगभग एक समान रहती है। ठीक है, जैसे संस्कृत और हिंदी, हम देखते हैं कि एक ही भाषा परिवार की संस्कृत और हिंदी है। ठीक है, हिंदी में अगर संस्कृत में अगर कोई शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए एकम, ठीक है, वहां पे होता है आपका एकम, और एक लगभग जो है इसमें समानता रहती है, सहभाषाएं। ठीक है ना, अगर हम एकम कहते हैं तो हमें तुरंत याद आता है, हिंदी बोलने वाले को तुरंत पता चल जाएगा कि वो एक की बात कर रहा है। इसी तरह जो है बहुत सारे शब्द होते हैं कि बिल्कुल जो है भाषा, पूरी भाषा शब्द ही नहीं, वाक्य ही नहीं, बल्कि पूरी भाषा का भाषा जो है शब्द भंडार, वाक्य रचना लगभग समान एक ही तरह होती है। तो साथियों, आज हमने अपने टॉपिक भाषा की चर्चा की, और अगले वीडियो में हम जो है व्याकरण की इस कोशिश में और आगे चलेंगे कि आपको और बेहतर से बेहतर चीजें हम लोग बताएं। इसके बाद साथियों जो है भाषा के रूपों की चर्चा करेंगे, भाषा के भेदों की चर्चा करेंगे। ठीक है, और वास्तव में भाषा बनती कैसे है इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और कोशिश ये रहेगी कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट दें, और आप हमारे इस जो भी हमारे चैनल पे जितना भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, आप उस सब की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और आपसे एक विशेष निवेदन है कि हमारा ये जो प्रयास है आपके कहीं न कहीं सहयोग से ही संपन्न बेहतर बनेगा। आप सब लोग अपना प्यार जो है कमेंट बॉक्स में लाइक करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और आपस में अपने साथियों को, अपने जानने वालों को जो आपके साथ परीक्षाओं में कहीं न कहीं लगे हैं, आपको लगे कि हाँ यहाँ पर एक बेहतर कंटेंट मिल रहा है, तो आप लोगों को जरूर साझा कीजिए। तब तक के लिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।